नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको खबरों की तह तक ले जाते हैं और इसमें मदद लेते हैं कुछ जानकार लोगों की, बड़े लोगों की। अभी किसान आंदोलन देश में एक गैर मामूली किस्म का आंदोलन साबित हो रहा है, जिसमें सरकार अपनी तरफ से ऐसा लगता है वो अडिग है, वो कानून वापस लेने के लिए मन नहीं बना पाई है। दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे जो उनके जिंदगी और मौत का एक सवाल बने हुए हैं, वो वापस नहीं जाएंगे। इस सब को समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, अकोला महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरे जी, जो संपादक हैं देशोन्नति अखबार के, जो महाराष्ट्र के 35 में से 24 जिलों से छपता है। इसके अलावा दैनिक हिंदी है राष्ट्र प्रकाश नागपुर से, उसके भी एडिटर हैं। और किसानों और कृषि से मुतालिक एक अखबार है वीकली कृषकोन्नति, वो पूरे महाराष्ट्र में मराठी जबान में बहुत बड़े सर्कुलेशन के साथ वहां पर मौजूद है। और प्रकाश पोहरे जी किसानों के इश्यूज पर बहुत ही एक्सपर्ट जाने जाते हैं। अपने अखबार में किसानों की खबरों को खास अहमियत देते हैं। फ्रंट पेज अक्सर किसानों की खबरों से मुताल्लिक होता है। प्रकाश पोहरा जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये जो आंदोलन है किसानों का, इस वक्त जहां हम पहुंचे हैं, 1 महीने से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, सरकार 3-4 दिन 5 दिन बाद की तारीख देती है बात करने की। उसमें ऐसा लगता है कि दिल्ली और इसके आसपास बारिश और ठंड में बैठे हुए किसानों से कोई संवेदना नजर नहीं आ रही। आप इसको किस तरह से देखते हैं, इस आंदोलन को? चूंकि लंबे समय के बाद कोई एक ऐसा आंदोलन नजर आ रहा है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में, इतने डिसिप्लिन के साथ, बिना किसी वायलेंस के लोग बैठे हुए हैं, अपनी मांग रख रहे हैं और उस मांग का पूरा हुए बगैर वापस जाने की बात नहीं कर रहे। आप इसे कैसे देखते हैं? काजवी साहब, मैं देखो इस आंदोलन को इस तरीके से देखता हूं कि ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है और सरकार की तरफ से ये देखने की कोशिश की जा रही है कि किसान कितने लंबे अरसे तक के बैठा रहता है। और वो देख रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ये किसान है, कितने दिन बैठेंगे। पहले तो सरकार को ऐसा लगा कि 2-3-4 दिन बैठेंगे, आएंगे। लेकिन सरकार को जिस तरीके से अभी तक के किसानों के आंदोलनों का ये रहा है अनुभव, किसानों का आंदोलन क्या 1-2 दिन चलता रहता है, बंद हो जाते बेचारे, क्योंकि उनकी कोई ताकत नहीं है, हैसियत नहीं है, ऐसा सरकार को लगता है। एक जमाना था जबकि मैं 1980 से तो 1996 तक के एक शेतकरी संगठन में शरद जोशी जी की जो संगठन है उसके अंदर लगा हुआ था और करीब करीब 14-15 साल का मेरा उसके साथ में संबंध रहा। 2-2, 4-4, 5-5 लाख लोग किसान अपनी घर की रोटी बांधकर आके बैठते थे। और तब सरकार को पता लगा था महाराष्ट्र में भी कोई किसानों का संगठन है। और उसके बाद में पूरे महाराष्ट्र के अंदर टिकैत जी के साथ में ये हमारा शेतकरी संगठन का आंदोलन चला। उसके बाद में ऐसा तैसा होकर हमारे शरद जोशी जी जो है ये WTO के बहकावे में आकर या सरकार के बहकावे में आकर या फिर उनकी कोई पर्सनल एम्बिशन या मजबूरी होगी रही होगी, तो उसके कारण थोड़े भटक गए। हम भी फिर उनसे अलग हो गए उस आंदोलन से, क्योंकि उन्होंने ओपन खुली इकोनॉमी का समर्थन किया था जिसका हम सारे लोग विरोध करते थे और हम सब लोग उनसे अलग हो गए। लेकिन किसान को नहीं छोड़ पाए, किसानों के ऊपर ही मैं लिखता रहा। और मेरा जो अखबार है वो सिर्फ खेती किसानी को लेकर ये है, क्योंकि मैं खुद किसान हूं। ये अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी फिलहाल में ऐसी परिस्थिति चल रही है कि सरकार को ऐसा लगता है हर दिन, ये आप देखिए कि पहले से इनका पहले तो 8-10 दिन इन्होंने कुछ उसका ये नहीं लिया, जो अगर ये चाहे तो किसानों के ऊपर इन्होंने, आपको पता है, पानी की बौछारें छोड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़े। उनको लगा कि किसान हैं निकल जाएंगे और जैसा तैसा इस आंदोलन को दबा देंगे। लेकिन ये सरदार लोग, आपको पता है कि ये बहुत मजबूत लोग रहते हैं और ये लोग तो आज़ादी के आंदोलन से सारे लोग जुड़े हैं, जिनको पता है किस तरीके से, क्योंकि गुरु नानक जी ने इनको किस तरीके से लड़ना और क्या करना चाहिए ये अच्छी तरह से समझा के गए। और ये लड़ाऊ कौम है।
तो अभी क्या हुआ कि सरकार की तरफ से 8 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन ये किया इसलिए जा रहा है कि उनको लगता है कि आज नहीं तो बंद हो जाएंगे, कल नहीं तो परसों चले जाएंगे, घर को चले जाएंगे। लेकिन अभी ये सरदार जो है ये 6 महीने का दाना पानी लेकर वहां आए हैं। हम्म, और सरकार के तरफ से जो है जो भी मंत्री भेजे जा रहे हैं, अभी हालांकि ये जो कृषि बिल है, ये तीनों जो बिल लाए हैं कृषि बिल है ही नहीं, ये एक्चुअली ट्रेड एंड कॉमर्स से संबंधित है। तो इन्होंने पहले तो तोमर को सामने भेजा, बाद में फिर अपने पीयूष गोयल साहब इसके लिए आ गए। और ये इस तरीके से इसके अंदर सारी बातें होती रही। और आज कल करेंगे, परसों करेंगे, 8 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, इस तरीके से इन्होंने टाइम पास जिसको बोलते हैं ना, समय गमाते गए हम्म, इस तरीके से। हम्म, देखिए बात ऐसी है, इसके अंदर चर्चा वगैरह वाली कोई बात है नहीं। इनका तो सिंपल कहना है किसानों का कि भाई जो आपने कृषि बिल लाए हैं, ना ही हमने कभी मांग की थी ना कुछ की थी। देखिए एक बार ऐसा है कि कृषि बिल जो इन्होंने लाए हैं, पहले एक समझना पड़ेगा, इन्होंने ऑर्डिनेंस के स्वरूप में लाए। हम्म, ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है, एक बार समझिए, ऑर्डिनेंस लाया जाता है कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। हम्म, क्योंकि हमारे देश के अंदर लोकशाही चलती है, लोकशाही के अंदर जो बिल्स पास होते हैं, कायदे पास होते हैं, कानून पास होते हैं, तो वो तो सिर्फ लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर पास होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब कोरोना के अंदर पूरी दुनिया, पूरा देश ये डूबा हुआ था, उस समय पर इन्होंने जरूरी न रहते हुए, किसी की डिमांड न रहते हुए, ये 3 ऑर्डिनेंस लाए। हम्म, ऑर्डिनेंस लाए जाते इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, कि ऐसा समझिए कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना का जंग छिड़ गया, और हम्म, हमारे देश के अंदर जो है कोई इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो गई कि डीजल पेट्रोल नहीं है। तो हम्म, राष्ट्रपति रातों रात ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं कि भाई कोई आदमी को कल से डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो 1 लीटर, या और किसान को जो है 2, 4, 5 लीटर मिलेगा, किसको नहीं देने का। तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस एंड दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी सिचुएशन। हम्म, और हम्म, मैं समझता कि इस तरीके से कोई इमरजेंसी सिचुएशन ये 3 ऑर्डिनेंस लाने के लिए गवर्नमेंट के पास में थी। हम्म, उसके बाद में क्या किया इन्होंने कि जैसे भी लोकसभा की ये चालू हुआ, तो इन्होंने एकदम हड़बड़ाहट के अंदर ये सारे के सारे, इनकी चूंकि मेजॉरिटी है लोकसभा के अंदर, तो वहां पास करवा लिए। राज्यसभा के अंदर भी इन्होंने अपने हथकंडे अपना कर ये पास करवा लिए। हम्म, देखिए ये इसके अंदर इन्होंने जो भी प्रावधान किए हैं, सरकार जब एक तरफ बोल रही है कि नहीं हमने तो किसानों के हित के लिए लाए हैं, तो हम्म, किसानों के लिए हित के लिए लाए हैं, तो भाई मुझे समझाओ तो सही कि इसके अंदर मेरा हित क्या है। अगर मुझे कोई कंफ्यूजन है, अगर मैं आज बेवकूफ हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, या मेरी उतनी समझ नहीं है, तो आपका काम है मुझे समझाना, या हम्म, किसान करके समझाना कि आइए भाई बैठिए ये समझाइए। लेकिन हम्म, आप पहले इसको बिल को ला लेते हो, और उसके बाद में ये चला लेते हो, और उसके बाद में सारी बातें जब ओपन हो जाती है, तो किसानों को भी समझ में आता कि ये बिल हमारे लिए नहीं लाए गए, तो इनके कारपोरेट फ्रेंड्स जो है इनके फायदे के लिए लाए गए। क्योंकि ये बातें तो भी बिल्कुल खुल चुकी है कि देश के अंदर लाखों टन के गोडाउन्स अभी तक के कंस्ट्रक्ट हो चुके, और गोडाउन्स नहीं, साइलो हो चुके, साइलो इन लोगों ने कंस्ट्रक्ट करवा दिए। और उसके बाद में जब सारी कारपोरेट दोस्तों की इनकी तैयारी हो चुकी, उसके बाद में इन्होंने ये सारे बिल कारपोरेट के ऑफिस के अंदर बने, और उन्होंने बताया कि ये ऐसा ऐसा हम ये चाहते हैं, या पास करवा दो। एक बात हम्म, समझिए कि ये क्यों वापिस नहीं हो सकते, क्योंकि ये बिल जो है ना, ये ना मोदी जी ने लाए हैं, और ना ही शाह अमित शाह साहब ने लाए हैं, ना बीजेपी ने लाए हैं। ये बिल तो ये सारे कारपोरेट हाउसेस ने लाए हैं। और ये तो जो है, देखिए ऐसा है कि हम लोग एक्चुअली ये नहीं समझते हैं कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं। मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर बोला था कि देखिए भाई साहब, मैं तो चौकीदार हूं। हमने उनको ये नहीं पूछा कि भाई चौकीदार हो, लेकिन किसके चौकीदार हो, मालिक कौन है आपका। तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर कट हो गई है कि चौकीदारी कर रहे हैं, अडानी अंबानी की और कारपोरेट हाउसेस की चौकीदारी कर रहे हैं। तो नेचुरली चौकीदार तो वही काम करेगा जो उसका मालिक कहेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो इसीलिए अब ये तो बिल कोई वापस ले नहीं सकते हैं, इसीलिए इनका ये टाइम पास करने की सारी विषय चल रही है। और ये अभी करीब करीब 1.5 महीना हो गया है। सरकार को, बीजेपी को कोई लाज शर्म नहीं लगती कि उनके खिलाफ में देश के अंदर कितना रोष पैदा हो गया है। क्योंकि किसान जिस तरीके से जो हालत के अंदर बैठा है, देखिए जितनी ठंड वहां है, हम लोग तो घर के अंदर रजाई ओढ़ के सोते हैं, वहां तो खुले आसमान के नीचे किसान हमारा अन्नदाता बैठा है। गवर्नमेंट को ये लाज शर्म नहीं है कि इसके लिए क्या किया जाए। उनको, हालांकि उनके जो मिनिस्टर है उन लोगों को ये पता है, वो हालांकि मैं तो समझता हूँ कि वो भी शर्मिंदगी महसूस करते होंगे। लेकिन उनके जो आका है, एक तो पहले आका उनके मोदी जी है, और वो मोदी जी के आका अदानी अंबानी है। तो नेचुरली अभी वो तो क्या है कि ये क्या बोलते हैं, ये टट्टू हकालने के काम कर रहे हैं।
सारे दोनों तीनों जो मिनिस्टर है। तो लेकिन अभी ये इनके बस की बात रही नहीं है, और मैं नहीं समझता हूँ कि ये बिल वापस लिया जाएगा। और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से फार्मर जो है, किसान जो वहां बैठे हैं, ये हार कर घुटने टेक दे, ये ऐसा मैं समझता हूँ। अच्छा, क्या आपको लगता है कि वाकई किसान घुटने टेक देगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए सर, ये देखिए 4-5 स्टेट के किसान उसके अंदर लगे हैं, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, और सारे किसान संगठन जो है, इन लोगों को कोई आज थोड़ी एक का है। अभी तो ऐसा पिछले दो, ये तो दिल्ली के अंदर 1.5 महीने से बैठे हैं काजमी साहब एक पर, लेकिन उसके पहले ये जैसे बिल आए थे ऑर्डिनेंस के तौर से, तब से इन लोगों ने अपने अपने स्टेट के अंदर ये किया, क्योंकि उस समय पर कोरोना का आतंक था, और किस तरीके से सारा इन्होंने गवर्नमेंट ने पुलिस और इसके माध्यम से इन लोगों को देश के अंदर, उनके उनके राज्यों के अंदर दबा के रखा था। लेकिन जैसा ये सारा कोरोना का ये निकला और पूरे ऑर्डिनेंस को इन्होंने कायदे के अंदर रूपांतरित करवा दिया, तो इन लोगों को भी ध्यान में आ गया कि हमारे स्टेट के अंदर इसके खिलाफ में लड़के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का इसके साथ में कोई ताल्लुक नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़ी कायदे कानून लाए थे, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कायदे है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इसीलिए किया कि उसके अंदर की कई चीजें जो अभी तक के राज्यों के हक में थी या उनके दायरे में थी, उनमें से उनको निकाल कर इन्होंने केंद्र के यानी सेंट्रल के दायरे में ले लिया, और राज्यों को उन्होंने क्या बोलते हैं, राज्यों के हाथ से सारी चीजें और जो पावर है वो निकाल दिया। अब जब ये बातें सारे किसान नेताओं को ध्यान में आ गई, और इसके अंदर के जितने भी किसान नेता हैं उनको कई सालों से मैं जानता हूं, उसके अंदर ये राजेवाल जी है, कक्का जी है, या हमारे गिड्डे जी है, ये सारे लोग जो है, ये सारे मंजे हुए लोग हैं, उनको भी पता है, कई सालों से किसान आंदोलनों में जुड़े हैं, और समझदार लोग हैं, और इनमें से कोई भी, या वो बोलते हैं ना, इनकी कोई राजनीति नहीं है। ये जो भी है बेचारे किसानों से डेडिकेटेड जिसको बोलते हैं ना, वो लोग हैं। और इनके साथ में जो लोग जुड़े हैं वो तो इनकी असली ताकत जो है, ये तो गुरुद्वारा और उनकी जो प्रबंधन कमेटियां है, और जो उनके जो लंगर चलते, क्योंकि देखिए आदमी सब चीज कर सकता, लेकिन 2 टाइम की रोटी तो उसको चाहिए, और किसान हमारा भूखा नहीं रह सकता, सारी चीज कर लेगा बेचारा, लेकिन वो भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि अब उन्होंने कभी सिखा ही नहीं है भूखा रहना। तो लेकिन चूंकि लंगर उनके लग गए हैं वहां पर, और लंगर संस्कृति ये कोई इन्होंने नहीं बनाई है, ये तो गुरु नानक जी ने 500 साल से इनको सिखा के चले गए, और उनकी संस्कृति है। और मैं समझता हूं कि कई वीडियो से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि ये लंगर किस तरीके से चलते हैं, और उनको हर सिख जो है, पंजाबी जो है, वो उनके आमदनी में से 10% जो है पैसा इनको क्या बोलते हैं उसको, दान में या डोनेशन में देता है। तो ये उनकी ताकत है, और इसीलिए ये सब चल रहा है। ये कोरोना काल के अंदर लाखों लोगों को ये लंगर नहीं खिलाया ना, ये बात पहले सब, कोई आज की संस्कृति नहीं है। और लंगर तो कोई कास्ट एंड क्रीड के ऊपर लगा नहीं रहता है, वो तो सबके लिए खुला है, मंदिर ये हमारा इस तरीके से, वो तो जो भी आदमी आएगा, भाई साहब खा लीजिए, भाई साहब खा लीजिए, 2 रोटी खा लीजिए, वो तरीके से। मैं भी 3-4 दिन ये आंदोलन के अंदर जब गया, मैंने देखा वहां पर किस तरीके से लंगर चल रहे थे। तीनों दिन मैंने रास्ते पर बैठ के लंगर के अंदर ही खाना खाया, और बहुत अच्छी तरह से वो लोग सेवा की, वो तो सेवादारी लोग हैं, और उनकी कोई विचार उनकी ये नहीं है। आपने देखा है कि उनके कई संत वहां आए, एक संत ने तो बेचारे ने हताशे में आके खुद को गोली मार ली, ये तरीके से। और उसके बाद में वहां जो भी लोग जा रहे हैं, वो लोग समझते हैं कि हम बाकी तो तरीके से किसानों की सेवा नहीं कर सकते, तो चलो जिस तरीके से हो सेवा करे। कोई जा रहा है बेचारा, तो कोई ब्लैंकेट लेके जा रहा है, तो कोई कंबल लेके जा रहा है, तो कोई स्वेटर लेके जा रहा है वहां पर, कोई कोट लेके जा रहा है, कोई रजाया दे रहा है उनको, कोई बिस्लरी की पानियां लेके जा, बाटलियां लेके जा रहा है, तो कोई खाना लेके जा रहा है, कोई अनाज लेके जा रहा है उनके लिए। तो हर आदमी ये समझता है कि चलो किसानों की सेवा यानी भगवान की सेवा है, तो वो तरीके से बेचारे कर रहे हैं। मैं देखा उनका कोई एक सिंगर है, उसने तो 1 करोड़ रुपए एक दिन में दान दे दिए वहां पे। तो ये सारा लोगों के इसके ऊपर ये सब आंदोलन वहां चल रहा है। सरकार को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, या ऐसा समझ लो कि सरकार को ये समझ में आ रहा है, लेकिन अभी उनकी मजबूरी हो गई है, उनकी ये गले की हड्डी हो गई है, क्योंकि ये जिस तरीके से अभी तक के इन्होंने अड़ियल रूप अपनाया, अभी उनके लिए ऐसा लगता है कि भाई अगर हमने ये बातें मान ली तो हमारा अपमान हो जाएगा। और मोदी जी तो ये समझते हैं कि इनको तो पीछे जाने का, इनको कॉम्प्रोमाइज या इनको ये इनके खून में नहीं है मोदी जी, तो नेचुरली अभी ये उनके लिए एकदम जीवन मरण का प्रश्न हो गया है पार्ट। पोहरे जी, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अब तक जिस तरह से सरकार चला रहे थे किसान आंदोलन से पहले तक, वो कभी हिंदू मुसलमान,
कभी भारत पाकिस्तान, चाइना पे बिल्कुल खामोश, और कभी दलितों पर भी अगर जुल्म करने वाले लोग थे उनको भी कहीं रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। एक तरह से मुसलसल नफरत की पॉलिसी पर चले और पोलराइजेशन से अपने इलेक्शन जीतने की कोशिशें करते रहे। अब ये किसानों से पाला पड़ा है, इसको किसी तरह से हिंदू मुसलमान नहीं बना पाए, कई बार कोशिश की। आप अब आपको क्या लगता है कि क्या असल हकीकत अब सामने आई है कि वो सभी को एक तरह से टारगेट करना चाहते हैं, या सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम वाला जो कार्ड है, क्या वाकई उसमें कोई रियलिटी है? टारगेट लार्जर सेक्शन पूरे मुल्क का अब सामने आ रहा है। किसान अब जब टारगेट होगा तो हर वो इंसान जो रोटी खाता है, जो अनाज खाता है, जिसमें 100% लोग हैं, उन पे सब पे इसका असर होने वाला है। अब इस सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? अब वो एक तरह से बाहर निकल के आ गई वो हकीकत कि हर इंसान टारगेट है इस पार्टी। देखिए, ऐसा है, इनके पास में दूसरे तो कोई मुद्दे नहीं है देश को आगे लेके जाने के लिए। तो नेचुरली क्या है, मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए, अगर हम कोई बस अड्डे पर गए हैं और रिजर्वेशन नहीं है, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि अंदर बस में घुसने की कोशिश करते हैं, और हमारा पूरा ध्यान ये रहता है कि किसी तरीके से मुझे बस में एंट्री मिल जाए और मुझे कोई सीट मिल जाए बैठने की। और उसी समय पर जब हम वो हड़बड़ाहट में रहते हैं तो जेब कतरा जो रहता है वो उसका काम कर लेता है, हमारी जेब काट लेता है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान बस के अंदर जाने का रहता है। तो इसी तरीके से क्या है कि ये जो पार्टियां है, पर्टिकुलरली बीजेपी, तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए ये सारे मुद्दे हिंदू मुस्लिमों के, क्योंकि इनके पास में दूसरा तो कोई मुद्दे है ही नहीं, देश के हित के लिए तो कोई इनके लिए बात नहीं है और कुछ नहीं है। इन्होंने देखिए, जो कांग्रेस के 60 साल के अंदर इंदिरा गांधी से तो नेहरू से लेके तो मनमोहन सिंह से लेके तो इन लोगों ने जितने भी इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, वो सारे इंस्टीट्यूशन तो बेचने के लिए ये पड़े हैं। इन्होंने बनाया क्या? इन्होंने ना एक कॉलेज बनाया, ना एक आईआईटी बनाई, ना कुछ एक आधा कोई बड़ा संस्थान बनाया। इन लोगों को तो ये तो जिस तरीके से हमारे अविनाश जी काकड़े कहते हैं कि ये तो सारे जिंदगी भर भीख मांगने वाले लोग हैं। ये तो जिंदगी भर सिर्फ मांगते हुए खाते हुए आए हैं। और गोवलकर जी की जो किताब है उसके अंदर आरएसएस के अंदर बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि अगर आपको किसी के ऊपर क्या बोलते हैं उसको राज करना है, तो जो क्या बोलते हैं उसको पावरफुल आदमी रहता है, पावरफुल माने जिस जो जेब में भारी है, जो अक्ल में भारी है, जो विचारों में भारी है, उस आदमी को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो उससे तो बेटर है कि पहले लोगों को कंगाल कर दो, भूखेहाल कर दो और लोगों को परेशान कर दो, ताकि वो तुम्हारे तरफ ध्यान नहीं दे और तुम जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। और उस तरीके से ये इनका करना चालू है आज के जमाने में। और मैं ऐसा समझता हूं कि ये इनके पूरे नीतियों का परिणाम है, इनके ही पूरे नीतियों का परिणाम है कि जिस तरीके से ये लोग सब करते जा रहे हैं। इनकी सोची समझी ये साजिश है बीजेपी की। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश पोहरे जी, आपने हमें अकोला से बहुत सी ऐसी मैं इंफॉर्मेशन दी जिसमें महसूस हुआ कि एक तरह से जो बीजेपी की लीडरशिप है उसको भी आप एक तरह से मजबूर ही बता रहे हैं कि वो मजबूर हैं, क्योंकि वो जो चौकीदार हैं वो किसी और के हैं, कॉरपोरेट घरानों के हैं। दूसरी तरफ किसान भी अपने जिंदगी और मौत की का स्ट्रगल कर रहा है, वो भी जाने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए कहते हैं कि कानून भी ये वापस नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी सूरत में बहरहाल देश एक अजीब चौराहे पर खड़ा है, नहीं मालूम कि इसका आखिर क्या होगा। इसमें बहुत ही अहम बात यह है कि पूरी देश की जनता। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। देखिए, मैं आपको एक इसके अंदर मेन बात कहना चाहूंगा। देखो, किसानों की सिर्फ एकमात्र डिमांड है कि ये जो कानून है ये पीछे पहले वापस ले लो, हम बाद में चर्चा करेंगे। हम्म। ये वो मुद्दे न लेते हुए बाकी के फालतू मुद्दे ले लेते। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ऐसा समझिए कि कल आपने मुझे बोलिए पोरे साहब खाना खाने घर को आइए, तो मैं आपके घर को पहुंच गया और आपने क्या कर दिया, मुझे पहले चिकन दे दिया खाने के लिए। मैं बोलता हूँ भाई मैं चिकन खाता नहीं हूँ। आपने फिर मुझे मटन दे दिया, मैं बोलूंगा कि भाई मैं मटन भी नहीं खाता हूँ। फिर आपने मुझे मच्छी दे दिया कि भाई ये मछली खा लीजिए, मैं बोलता कि भाई ये तीनों भी मुझे नहीं चलते हैं, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। उसके बाद में अगर आप मुझे जोर जबरदस्ती करते हैं
कि नहीं नहीं पोरे साहब, ये इसमें तो कुछ तो खा लीजिए, ऐसा नहीं करते हो तो इसमें से सिर्फ तर्री या रास्ता तो खा लीजिए। तो मैं तो यही कहूंगा ना कि भाई ये मुझे बिल्कुल चलते नहीं, क्योंकि मैं पक्का वेजिटेरियन आदमी हूं। और अगर आप जोर कर तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि पहले ये खाना बदल दीजिए, खाना चेंज कर दीजिए। उसी तरीके से किसान बोल रहा है कि ये पहले कानून चेंज कर दीजिए, कानून को पहले पीछे ले लीजिए। तो ये बिल्कुल सादी सिंपल बातें हैं, ये अगर गवर्नमेंट नहीं करती है और फालतू में ये टाइम पास कर रही है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि इसी के अंदर इनकी हार है। और पूरी देश की जनता ये जान चुकी है कि इनके खाने के दांत, जैसा हाथी रहता है ना, खाने के दांत और बताने के दांत अलग है, तो ये इसी तरीके से बीजेपी का अभी फिलहाल में नक्शा है। और मैं ऐसा समझता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश पोहरा जी। लेकिन इसमें बहुत दिलचस्प बात यह है इस मिसाल में कि वो ये नहीं कह रहे कि आप तरी ले लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि ये तीनों आपको जरूर खाने पड़ेंगे। ये बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। बहरहाल प्रकाश जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि आखिर किसान की क्या ख्वाहिश है और सरकार की इंटेंशन क्या है, वो किसके इंटरेस्ट बचा रही है। और पूरे देश के लोगों को एक तरह से दांव पर लगा दिया गया है। किसान, सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों की जेब पर इनका असर पड़ने वाला है, सबके फ्यूचर पर असर पड़ने वाला है। देखते हैं आखिर इसका क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश पोहरे जी, आपने हमारा साथ दिया। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि प्रकाश जी का जो अखबार देशोन्नति है, उसमें किसानों के मामले में और कृषि से मुताल्लिक बहुत अच्छी डिटेल्ड कवरेज होती है और इन इश्यूज को बहुत ही नजदीक से जानते हैं। आप खुद किसान हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।